हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम 17 दिसंबर के एडिटोरियल्स देखेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पहला एडिटोरियल है वो है डिमिनिशिंग ऑप्शंस बिफोर द बीसीसीआई। मतलब बीसीसीआई के पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये लोधा पैनल रिकमेंडेशंस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी लोधा पैनल जो थी, जो उनके हेड फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आर एम लोधा है, उनके रिकमेंडेशंस को बीसीसीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया है, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये सारे रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट किए जाए, पर बीसीसीआई इसको रेजिस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है अनुराग ठाकुर, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर को अप्रोच किया और उनको कहा कि एक लेटर दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि बीसीसीआई के फंक्शनिंग में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि जो ये लोधा पैनल है इनके रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने कहा जा रहा है, दिस इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो क्योंकि क्रिकेट काउंसिल्स इंटरनेशनल बॉडीज का ये होता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो जुडिशरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो इसलिए वो ऐसा लेटर मांग रहे थे, पर शशांक मनोहर आईसीसी चेयरमैन ने ये मना कर दिया। पर बाद में जब ये बात न्यूज में आई तो आईसीसी चेयरमैन ने कंफर्म भी किया है। पर अभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, उन्होंने सिर्फ शशांक मनोहर का सजेशन लिया था, सजेशन ले रहे थे, क्योंकि शशांक मनोहर भी पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो उनसे सजेशन ले रहे थे कि क्या ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। तो पर शशांक मनोहर ने कहा है नहीं, उन्होंने सीधे लेटर मांगा था ऐसे। तो ये इस वजह से अनुराग ठाकुर पर परजुरी का भी केस हो सकता है। तो परजुरी का मतलब होता है कि आप कोर्ट में ओथ में झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, तो वो एक ऑफेंस है, उसको परजुरी कहते हैं। तो ये परजुरी का ऑफेंस भी उनके ऊपर लगाया गया है, प्लस ऑल्सो विलफुल डिसोबीडियंस जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जाए पर बीसीसीआई कर नहीं रही है, तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो ये सारे इनके लिए ये गिल्टी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब थ्रेटन किया है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये एडिटोरियल यही कह रहा है कि इन केसेस में बीसीसीआई को चाहिए कि वो अब ये रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनका जो इमेज आ रहा है बीसीसीआई का वो ये है कि वो रिफॉर्म्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पर ओवर द इयर्स भी हमने देखा है कि बीसीसीआई में रिफॉर्म्स आ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अभी बीसीसीआई को ये विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए, वो ये एडिटोरियल का कहना है। तो उन्होंने पहले भी कहा है कि स्टेट एसोसिएशंस जो है वो उनकी बात नहीं मानती, तो स्टेट एसोसिएशंस पे ज्यादा दबाव डाला भी नहीं गया है, हालांकि बीसीसीआई ही चाहती है कि स्टेट एसोसिएशंस एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये काफी सारे बहाने जो सामने आ रहे हैं, तो अब वो टाइम अप हो गया है, अब एक्शन लेने का ही टाइम है। इवन लोधा पैनल का रिकमेंडेशन है कि पूरा बीसीसीआई को जो ऑफिस बेरर्स है अभी, वो सारे स्टेप डाउन करे, नए ऑफिस बेरर्स है तो ही इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि लोधा पैनल कह रही है कि ये प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स ही रिफॉर्म्स लाने में प्रॉब्लम्स रह रहे, तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ऑफिस बेरर्स को स्टेप डाउन करने भी कह रहे हैं। फिर अगला जो एडिटोरियल है हिंदू न्यूज़पेपर में वो है डिकोडिंग द फेड्स सिग्नल्स। सो ये फेडरल फंड्स रेट के बारे में। फेडरल रिजर्व जो है वो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई इंडिया में है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। तो ये फेडरल रिजर्व बैंक जो है, इनके फेडरल फंड्स रेट होते हैं, ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जैसे हम कहते हैं रेपो रेट होते हैं, वैसे इनके फेडरल फंड्स रेट जो होते ये अभी काफी लो है, इट इज नियर जीरो। प्रेजेंटली 0.5% था, अब इसको 0.25% से बढ़ाया गया है, तो ये 0.75% आया है। तो हमारे यहाँ रेपो रेट इतना लो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, पर यूएस में इतना लो किया गया था आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस टाइम पे इकोनॉमी पूरी स्लो डाउन में चली गई थी, तो इकोनॉमी को स्पर करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स लो किए जाते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट लो हो गए गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक के, तो इकोनॉमी में भी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स भी कॉन्सिक्वेंटली लो जाएंगे, तो इकोनॉमी में भी लोग इजीली लोन ले पाएंगे और बिजनेस कॉमर्स कर पाएंगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स लो कर करके इवेंचुअली इट हैड कम टू द बॉटम, इट टच द बॉटम। तो अब क्या किया जा रहा है, अभी नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये जो फंड रेट्स, रेपो रेट्स या जो भी इंटरेस्ट रेट्स को मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इट्स अ टूल फॉर
मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब कर रहे हैं वो लोग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो ये काफी लो चले गए हैं रेट्स, उनको अभी नॉर्मल करने के लिए इनको ये बढ़ाना होगा। तो ये सेकेंड टाइम है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कि इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ाए गए हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़ाए जाएंगे। इवन फेडरल रिजर्व ने कहा है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, एक झटके में ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी नीड्स टू एब्जॉर्ब इट टू। तो धीरे धीरे होगा ये इसी पर्पज के लिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वो ये कर भी इसलिए रहे कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी अभी बैक ऑन इट्स फुट है, वो अपने आप का ध्यान रख सकती है, इजीली ग्रो हो रही है, जॉब्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो पॉजिटिव साइंस है, पब्लिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये सब की वजह से फेडरल रिजर्व ने ये स्टेप लिया है। अब ये स्टेप लेने का और एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि डॉलर भी स्ट्रांग हो गया है। तो डॉलर स्ट्रांग होने की दो वजह, एक तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट भी था, प्लस इवन डोनाल्ड ट्रंप जो अभी न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं वो कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स लेंगे। तो इवन ये स्परिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी तरफ से पॉलिसी से भी होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव एडिशन होगा। तो इस वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ है, और डॉलर जब स्ट्रांग हुआ है तो रुपी का वैल्यू कम हो गया, तो रुपी हैज बिकम वीक। तो इन केसेस में एक डॉलर खरीदने के लिए हमको ज्यादा रुपीस देना पड़ेगा। तो ये जो इंपोर्ट्स इंडिया करती है तो वो डॉलर्स में पेमेंट करना होता है। जनरली मेजर इंपोर्ट है क्रूड ऑयल, जो इनफ्लेक्सिबल है, वो तो जितना इंपोर्ट करना है उसको कम नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि वो उतनी रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमको पेमेंट अब ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग, सो मोर ऑफ रुपी देना पड़ेगा। तो ये हमारे इंपोर्ट्स के लिए नेगेटिव है। इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया है। और दूसरा है एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलर में पैसा मिलेगा, तो जब डॉलर में मिलेगा तो डॉलर को एक्सचेंज किया जाएगा, तो रुपी वो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, रुपी की ज्यादा करेंसी मिलेगी। तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट भी होता है, पर यही बेनिफिट नेगेट हो रहा है, क्योंकि इस इनिशिएटिव की वजह से, डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से, काफी सारे एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, या एफआईआईज जो बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया से और डेवलपिंग कंट्री से निकाले जा रहे हैं, और वो फिर से अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज नाउ इकोनॉमिक, वहां पे इकोनॉमी पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये इस वजह से काफी सारा पैसा चला गया है, तो वो एक नेगेटिव भी है इंडिया के लिए। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज है इंडिया के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट आएंगे ऑन पोस्ट, और जब वो पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, तो वो कितने प्रोटेक्शनिस्ट रहेंगे, जैसे उन्होंने क्लेम किया है। तो प्रोटेक्शनिस्ट मींस कि खुद की कंट्री का ही फायदा हो, खुद के सिटीजन्स का ही फायदा हो, वो सब एटीट्यूड रखना। जैसे तो कंपनीज, इंडियन कंपनीज वहाँ पे, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज जो यहाँ फंक्शन कर रही है यूएस में, तो उनके लिए कितना नेगेटिव होगा वो हमको बाद में पता चलेगा जब पॉलिसीज एक्चुअली बन के आएगी। तो वो भी एक कंसर्न है इंडिया के लिए। तो बाकी ये तो अभी फेडरल रिजर्व ने इंक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट, और इवन जीडीपी ग्रोथ यूएस में पॉजिटिव होने वाला है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है कि उन्होंने कहा है कि 1.9% का जो ये साल का जीडीपी ग्रोथ रेट है, अगले साल वो एक्सपेक्ट करे कि 2.1% हो। तो आप देखोगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट्स भी काफी लो होती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में जीडीपी ग्रोथ रेट्स लो होती है, क्योंकि ग्रोथ रेट है ये कि पिछली साल से ये साल अब कितना ज्यादा बढ़ा। तो ग्रोथ का पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी ग्रोथ अप टू द टॉप हो चुकी है, तो अब उसमें और ज्यादा सब्सटेंशियली ज्यादा इंक्रीज करना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए उनका ग्रोथ रेट लो होता है। तो अब ये हम देखेंगे फेडरल फंड रेट्स भी, जैसे हमने कहा फिलहाल नियरिंग जीरो है। पहले 2000, अराउंड 2003-4 यहाँ पे भी, तभी भी उनको क्राइसिस था, तब इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हो गए थे, फिर बढ़ाए गए थे, अब फिर से 2008 के बाद वो बॉटम पे गए हैं। तो ये पूरा फेडरल फंड्स के रेट है। तो ये देख सकते हैं आप, इफेक्टिव फेडरल फंड्स रेट इज द रेट बैंक्स चार्ज टू लेंड देयर एक्सेस फेडरल रिजर्व मैंडेट रिजर्व्स टू अदर बैंक्स ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। सो वही हम जैसे रेपो रेट्स रखते हैं, वैसे ये फेडरल फंड रेट्स है, दूसरे बैंक्स को असिस्ट करने के लिए। शॉर्ट टर्म जो उनको गैप होता है, जो उनको फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, कि कभी कोई दिन ज्यादा विड्रॉल हो गया, तो वो पेमेंट्स करने के लिए ये लोन लिया जाता है, बैंक से ओवरनाइट लेते हैं, तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट होगा वो ये है। फिर ये है फेडरल फंड्स रेट, अगेन दिखाए जा रहे हैं कि 2008 से कैसे डाउन गए हैं। तो वही है, तो प्राइम रेट्स होते हैं, जो रेट्स इकोनॉमी में भी होते हैं, तो वो जनरली 3% फेडरल फंड रेट से ऊपर होते हैं। फिर ये रियल जीडीपी ग्रोथ है यूएस का। तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट्स जैसे है
फिलहाल नियरिंग 1.9% जैसे हमने डिस्कस किया अभी इतना है, ये क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये ईयर 2016 के लिए जैसे। फिर अगला एडिटोरियल ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, विच एलेप्पो। तो एलेप्पो हमने काफी बार डिस्कस किया है, सीरियन सिटी है जहां पे सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद गवर्नमेंट रशिया के सपोर्ट से फाइट कर रही है अगेंस्ट द अपोजिशन रिबेल ग्रुप्स, जिन्होंने आर्म्स उठा लिए बशर अल असद रेजिम के अगेंस्ट, जो वो लोग कह रहे हैं कि ये डिक्टेटोरियल सेक्टेरियन मतलब रिलीजियसली डिवाइड करने वाली रेजिम है। तो इनको सपोर्ट कर रहे यूएस। तो यहाँ पे अक्यूजेशंस लग रहे हैं कि जो सिविलियंस है उनको शील्ड्स की तरह, ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज कर रहे हैं रेबेल ग्रुप्स। तो ये उनके अगेंस्ट एलिगेशन है, इवन तो रशिया के अगेंस्ट भी वॉर क्राइम्स के एलिगेशन है। तो ये काफी सारे इसके वॉइसेस रेज होते हैं। पर जो सेम यहाँ पे ऐसा ही एक वॉर चल रहा है मोसुल में, इराक में, तो वो वॉर है इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट। वहां पे इराकी गवर्नमेंट को एयर कवर यूएस दे रही है, वहां पे भी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, और वहां पे कोई वॉइस रेज नहीं हो रहा है। तो वही एडिटोरियल कह रही है कि वहां पे भी जब लोग होस्टेज लिए जा रहे हैं, जो लोग सफर कर रहे हैं, जो इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है अलेप्पो में भी, तो उसके बारे में भी वॉइस रेज करना जरूरी है। तो वो एक पॉइंट पुट की गई है। ये आपको पता होगा, ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। अलेप्पो यहाँ पे सीरिया में, पल्मीरा यहाँ पे आईएस के साथ सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद गवर्नमेंट फाइट कर रही है। मोसुल यहाँ पे इराकी गवर्नमेंट आईएस के अगेंस्ट फाइट कर रही है। और ये अल रक्का जो आईएस का कैपिटल है यहाँ पे सीरिया में, इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में, लिमिट्स ऑफ आउटरीच। तो ये जो 2012 गैंगरेप केस हुआ था दिल्ली में, तो अभी ये इतने साल हो गए उसको, पर इतने टाइम में पुलिस फोर्सेस कितनी इफेक्टिव हो पाई है। तो अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, पुलिस इजीली रजिस्टर करती है, विक्टिम्स को का पूरा टेस्टिमनी लेती है, पर जो एक्शन लिया जाता है, जो कन्विक्शन होता है, वो रेट्स अभी भी लो है। तो प्रोसिक्यूशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो एविडेंस कलेक्ट होना चाहिए, उतना हो नहीं पाता है। तो इसीलिए जो कन्विक्ट्स होते हैं, जो वो स्कॉट फ्री निकल जाते हैं। तो ये सब नहीं होने के लिए पुलिस फोर्स स्ट्रेंथन करना है। तो जो पुलिस फोर्सेस है वो अंडर ट्रेन्ड है, अंडर स्टाफ्ड है, अंडर पेड है और अंडर फंक्शनिंग है। तो जो ट्रेनिंग भी पुलिस ऑफिसर्स को मिलती है वो बहुत मिनिमल होती है। कांस्टेबल्स जो होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, वो उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है। कोई भी क्राइसिस इश्यू होगा, रजिस्टर होगा, कोई कंप्लेंट आएगी, तो सबसे पहले कांस्टेबल्स वहां पहुंचते, तो उनको इफेक्टिव ट्रेनिंग की जरूरत है। अंडर स्टाफ भी है, ह्यूमन रिसोर्स डेफिशिट है पुलिस फोर्स में, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए जो अवेलेबल नहीं है। तो नंबर ऑफ पुलिस टू द पॉपुलेशन रेशियो ये काफी पुअर है इंडिया का, तो इसीलिए इसको इंक्रीज करना भी, ह्यूमन रिसोर्स लाना, पुलिस ऑफिसर्स लाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है अंडर पेड, पेमेंट्स इंक्रीज करने की जरूरत है। और अंडर फंक्शनिंग भी है, उनके पास इवन टेक्निक्स, इम्प्रूव टेक्निक्स नहीं है, तो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, इवन फॉरेंसिक टेक्निक्स इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, ताकि एविडेंस, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस कलेक्ट हो सके, जिसके अंडर प्रोसिक्यूशन हो सके, और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले, और जो कन्विक्ट है, अक्यूज है, वो कन्विक्ट बने। तो जो अक्यूज के अगेंस्ट अगर एविडेंस कलेक्ट हो पाएगा तो ही उनको कन्विक्शन होगा। तो इसमें पुलिस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो उनका फंक्शनिंग इंप्रूव होना चाहिए। तो वही कहा गया है कि पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड पुलिस ऑटोनॉमी, मतलब पुलिस अकाउंटेबल हो, किसी को जवाबदार हो, और पुलिस ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट हो, वो जरूरी है। दीज आर द बेसिक टूल्स फॉर फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना है, फंक्शनल होना है, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी मिले पुलिस ऑफिसर्स को। तो ये एक एडिटोरियल है। और जो तीसरा एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, वो है विंटर वॉश आउट। सो ये जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का, उसके ऊपर है कि ये लेजिस्लेटिव बिजनेस जो था, लेजिस्लेटिव बिल्स कुछ खास पास नहीं हो पाए, तो मिनिमल फंक्शन किया लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने, ये विंटर सेशन में। रीजन था डिमोनेटाइजेशन। अपोजिशन चाहती थी कि डिमोनेटाइजेशन पर डिबेट हो और वो वोट पे जाए, और गवर्नमेंट कहती थी कि डिबेट हो पर वोटिंग नहीं होगा। तो ये, हालांकि गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी मेजोरिटी है, मोर देन मेजोरिटी है इन लोकसभा, तो इट्स वेरी सेफ, स्टिल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वोटिंग हो। तो इस वजह से
जो पूरा विंटर सेशन था वो स्टॉल हो गया। इवन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफेक्टिव फंक्शन करे पार्लियामेंट। ये मिस्टर एल के अडवाणी जो सीनियर बीजेपी लीडर है, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि हु इज रनिंग द हाउस, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन चला रहा है। तो ये जो बात है, इससे ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट फिर और भी एक्यूजेशंस डाल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इवन एक रैली में कहा कि अपोजिशन उन्हें बात नहीं करने दे रही है डिमोनेटाइजेशन पर पार्लियामेंट में, इसीलिए वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल रैली में वो एड्रेस कर रहे थे कि मैं लोकसभा में बात नहीं कर सकता, मैं जनसभा में बात कर रहा हूँ। तो इन चीजों से पार्लियामेंट की लेवल स्टेटस जो है वो और अंडरमाइन होता है। तो पार्लियामेंट फंक्शनिंग रखना, फंक्शनल रखना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो होना चाहिए। बाकी एडिटोरियल राहुल गांधी का जो एक क्लेम किया है उन्होंने कि उनके पास एविडेंस है वो वगैरह पे, पर वो हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो पॉलिटिकल होता है। बट ये पॉइंट है कि पार्लियामेंट फंक्शन करना चाहिए था। इट्स अ ह्यूज लॉस ऑन दी एक्सचेकर। जो पेमेंट्स जो होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज अ कॉस्टली अफेयर, जो करोड़ों रुपए खर्चे होते, उसके बदले लोगों को क्या मिला। तो ये पीपल्स टैक्सेशन मनी है जो यहाँ यूज हो रहा है, और उसके बदले इफेक्टिव फंक्शन कुछ नहीं होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। तो ये एक पॉइंट है जो ये एडिटोरियल कह रही है। तो यही है आज के लिए। थैंक यू।